नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24। तो आई बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चंदौली से कोलकाता की दूरी भारतमाला एक्सप्रेस वे से अब केवल 6 घंटे में तय होगी। 686 किमी लंबा यह एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने फरवरी 2024 में इसकी आधारशिला रखी थी। चंदौली में 31 गांवों से गुजरने वाले इस एक्सप्रेस वे से व्यापार, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही काशी से बंगाल तक सीधा संपर्क स्थापित होगा। भारत और रूस के शीर्ष नेताओं के बीच शुक्रवार को हुई बैठक में वर्ष 2030 तक $100 अरब द्विपक्षीय कारोबार का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जिस तरह से दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ रहा है, उसे देखते हैं द्विपक्षीय कारोबार का उक्त लक्ष्य काफी पहले पूरा कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 8 तारीख से कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है। कानपुर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। न्यूनतम तापमान सबसे कम दर्ज किया गया। लोगों को ठंड से बचने के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समारोह में कहा कि विभाग जल्द होमगार्ड जवानों को भी उपचार की कैशलेस सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव दे। आयुष्मान कार्ड की तरह होमगार्ड जवानों को भी इलाज के लिए कैशलेस सुविधा दी जाएगी। भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल के पास नेपाल प्रशासन ने खुली सीमा से विदेशी नागरिकों के संभावित प्रवेश को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। परसा और बारा जिला प्रशासन को आशंका है कि अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय के लोग भारत के रास्ते नेपाल में प्रवेश कर सकते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में कई निगरानी रखी जा रही है और लोगों से संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना देने का आग्रह किया गया है। कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकुटाथिल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के दूसरे मामले की जांच के लिए सिट का गठन किया गया है। शिकायत केरल प्रदेश कांग्रेस समिति को मिली थी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस पर ममकुटाथिल को बचाने का आरोप लगाया है। पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान करने का प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर गरीबों के लिए 95 और मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का आरोप लगाया है। आपका कहना है कि सरकार शराब के ठेके खोल रही है, लेकिन गरीबों को मुफ्त इलाज से वंचित कर रही है। बीजेपी ने आपके आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि मोहल्ला क्लिनिक भ्रष्टाचार के अड्डे थे। नैनीताल की 3 साल की बच्ची ने 1 मिनट में 10 बार कृष्ण मंत्र का जाप कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस अद्भुत प्रदर्शन से परिवार में खुशी की लहर है और बच्ची को बधाइयां मिल रही है। बच्ची की इस उपलब्धि से नैनीताल का नाम भी रोशन हुआ है। पराली जलाने वाले किसानों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। उनका पंजीकरण 3 साल के लिए ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे वे सरकारी अनुदान से वंचित हो जाएंगे। यह कदम प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से उठाया गया है और इसका सीधा असर किसानों की कृषि की गतिविधियों पर पड़ेगा। में अंग्रेजों के शासनकाल का डाक बंगला फिर से आबाद होगा। इस ऐतिहासिक स्थल का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जिससे इलाके की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। डाक बंगले के दोबारा खुलने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि वे इसे अपने क्षेत्र के विकास के प्रतीक के रूप में देखते हैं। इंडिगो की उड़ान में आ रही परेशानी के बाद रेलवे एक्शन मोड में आ गया है। रेलवे ने 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 कोच बढ़ाने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय की ओर से इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। पतंगों की अवैध उड़ान प्रतिबंधित मांझा को लेकर एनजीटी सख्त सरकार से मांगा जवाब। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने प्रतिबंधित मांझे के इस्तेमाल पर सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी ने पूछा है कि प्रतिबंधित मांझे के उपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। प्रतिबंधित मांझा पक्षियों और मनुष्यों दोनों के लिए खतरनाक है और एनजीटी ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर के बाद रूसी राष्ट्रपति वापस अपने वतन लौट गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें एयरपोर्ट पर उन्हें विदा किया। अपने 2 दिवसीय दौरे में रूसी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान देशों के बीच कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पीएम और पुतिन ने एक साझा बयान भी जारी किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर शुक्रवार देर रात भारी गोलीबारी हुई, जिससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है। यह घटना इस सप्ताह के शुरू में हुई। शांति वार्ता के किसी नतीजे पर नहीं दे रहे पहुंचने के 2 दिन बाद हुई। गुजरात के जामनगर में आप विधायक गोपाल इटालिया पर एक कार्यक्रम में जूता फेंका गया। इससे गुस्साए आप कार्यकर्ताओं ने हमलावर को पकड़कर पीटा। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है। घटना जामनगर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हुई, जिससे क्षेत्र में तनाव फैल गया। किसानों को सब्सिडी पर मिला। गेहूं का बीज खराब निकला, जिससे वे परेशान हैं। बीज की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है। किसान राहत की उम्मीद कर रहे हैं ताकि उन्हें नुकसान से बचाया जा सके। वे कृषि विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क कर रहे हैं। राहुल गांधी के कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों में शामिल न होने के बाद यह चर्चा है कि क्या वह रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से बाहर रखे जाने पर सवाल उठा सकते हैं। उनकी पहले की अनुपस्थितियों को देखते हुए लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वह इस मामले पर अपनी राय रखते हैं, खासकर भारत रूस संबंधों के महत्व को देखते हुए। दरभंगा में मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी नहीं मिल रहा है, क्योंकि बैंक उन्हें किसान नहीं मानता।
मछुआरे वर्षों से मछली पालन कर रहे हैं और यह उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है। उन्होंने सरकार से किसान का दर्जा देने और केसीसी उपलब्ध कराने की मांग की है ताकि वे मछली पालन को बेहतर बना सकें और क्षण प्राप्त कर सकें। मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों में गुस्सा फूट पड़ा। एक अफ्रीकी महिला इंडिगो काउंटर पर चढ़ गई, जिससे हंगामा मच गया। यात्रियों ने एयरलाइंस पर लापरवाही का आरोप लगाया और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की। एयरपोर्ट अथॉरिटी स्थिति को सामान्य करने में जुटी है। नैनीताल के जूलीकोट क्षेत्र में मानसखंड विज्ञान केंद्र के पास जंगल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और वन विभाग मामले की जांच कर रहा है। सीतापुर में ई कवच पोर्टल पर गलत जानकारी दर्ज होने के कारण एक आशा कार्यकर्ता को नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने इस लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है और डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कृषि विभाग को किसानों को वर्टिकल फार्मिंग जैसी आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए फ्यूचर विभाग को फ्यूचर रेडीनेस की ओर तेजी से बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने फसल अवशेष प्रबंधन और दीर्घकालिक योजनाओं पर भी जोर दिया है। भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी में नेपाल द्वारा अवैध खनन से तटबंधों को खतरा है। भारतीय अधिकारियों ने नेपाल प्रशासन को पत्र लिखकर चिंता जताई है। सुस्ता क्षेत्र में नीलामी प्रक्रिया के कारण खनन बढ़ा है, जिससे तटबंध कमजोर हो रहे हैं। 1959 के गंडक समझौते के तहत बने तटबंधों को नुकसान हो सकता है, जिससे नेपाल के कई गांव खतरे में हैं। मुरादनगर में बिजली निगम घरों के अंदर लगे मीटरों को बाहर शिफ्ट करने के लिए सर्वे कर रहा है। ग्रामीण इलाकों में कई घरों में मीटर अंदर लगे होने से रीडिंग लेने और राजस्व वसूली में दिक्कतें आ रही हैं। निगम जल्द ही बंद घरों का सर्वे करके कनेक्शन सरेंडर करने की अपील करेगा और मीटरों को शिफ्ट करेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइन को अंतिम चेतावनी दी है कि 7 दिसंबर तक यात्रियों के रिफंड और सामान के क्लियरेंस को पूरा करें। ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इंडिगो को यह अंतिम मौका दिया है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में यात्रियों को रिफंड और सामान संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। देहरादून नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 क्षेत्रों में अवैध निर्माण ध्वस्त किए। कारगी ग्रांट में 4 भवन तोड़े गए, जिससे 700 वर्ग मीटर जमीन मुक्त हुई। धोरण खास में पुस्ते ध्वस्त कर 2.5 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई, जिसका उपयोग सार्वजनिक हित में होगा। निगम ने अवैध निर्माण पर शून्य सहनशीलता की नीति जारी रखने की बात कही है। रेलवे ने कासगंज मथुरा पैसेंजर ट्रेन का मार्ग गंगापुर सिटी तक बढ़ाकर यात्रियों को राहत दी है। यह ट्रेन 28 फरवरी तक चलेगी, जिससे बालाजी और केला करौली जाने वाले यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही मथुरा कासगंज पैसेंजर ट्रेन को भी अछनेरा तक विस्तारित किया गया है, जो 1 मार्च तक चलेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तिथि के अनुसार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ इस वर्ष के पूर्वार्ध में 11 जनवरी को मनाई थी। इस अवसर पर 3 दिवसीय आयोजन हुए थे। प्रथम दिन 11 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अतिथि के रूप में पहुंचे थे और रामलला का महाभिषेक व आरती की थी। हरिद्वार में अर्धकुंभ 2027 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हर की पैड़ी के सामने एक भव्य वीआईपी घाट बनाने की योजना है, जहां श्रद्धालु गंगा आरती का सुंदर दृश्य देख सकेंगे। 1.82 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह घाट हर की पैड़ी बैरागी कैंप आस्था पथ से भी जुड़ेगा। यह घाट श्रद्धालुओं के लिए एक नया आकर्षण होगा। फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घंटों इंतजार के बाद फ्लाइट रद्द होने की घोषणा से उनकी आंखों में आंसू आ गए। यात्रियों ने एयरलाइन कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रिफंड की मांग की और एयरपोर्ट पर हंगामा किया। औरंगाबाद जिले के मदनपुर और देव प्रखंड के जंगलों में अवैध अफीम की खेती का खुलासा हुआ है। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने मदनपुर के जंगल में 2 एकड़ में लगी फसल को नष्ट किया। तस्कर ग्रामीणों की मदद से खेती करवाते थे, जिनके तार झारखंड तक जुड़े हैं। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और खेती रोकने का प्रयास कर रही है। देहरादून से उत्तराखंड के 3 शहरों पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद यूटीबी द्वारा शुरू की गई यह सेवा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देगी और यात्रियों को कम समय में इन शहरों तक पहुंचने में मदद करेगी। यह सेवा देहरादून से इन शहरों के लिए हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। उत्तराखंड सरकार ने गन्ना किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए गन्ने के मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ होगा और गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। ट्रंप प्रशासन ने प्रवासी कामगारों के लिए नया नियम लागू किया है, जिससे अमेरिका में उनके काम करने और ठहरने की प्रक्रिया पर भारी असर पड़ने वाला है। अमेरिकी नागरिकता और आवर्जन सेवा USCIS ने रोजगार वर्क परमिट की अधिकतम समय सीमा को 5 साल से घटाकर 18 महीने कर दिया है।
बांका जिले में पहली बार चिप्स और फ्रेंच फ्राई बनाने वाले विशेष आलू की खेती शुरू की जाएगी। कृषि विभाग किसानों को बीज पर 75% तक अनुदान दे रहा है। इस नई पहल से किसानों को बेहतर मुनाफा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बाजार में इस आलू की मांग हमेशा बनी रहती है। यह किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भाजपा नेता चलवाड़ी नारायणस्वामी के कार्टियर घड़ी के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने लोकायुक्त को दिए हलफनामे में घड़ियों का रिकॉर्ड पेश करते हुए खुद को निर्दोष बताया। शिवकुमार ने पूछा कि क्या उन्हें अपनी पसंद की घड़ी पहनने का अधिकार नहीं है। उन्होंने नारायणस्वामी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया। 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकार पर वेतन और पेंशन का बोझ बढ़ेगा। वेतन में अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है, जिससे राजकोषीय घाटे पर असर पड़ेगा। विशेषज्ञों ने सरकार को वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखने की चेतावनी दी है। पीएम मोदी ने दिल्ली यात्रा पर आए पुतिन को रूसी भाषा में अनुदित श्रीमद् भगवद गीता की प्रति भेंट की। इससे पहले मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग को मंदारिन में लिखी, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को अंग्रेजी में लिखी और जापान के बेका किलोक्राई में प्रधानमंत्री रहे शिंजो एबी को जापानी भाषा में लिखी गीता की प्रतियां भेंट की थी। राज्यसभा में एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी का मुद्दा उठाया गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान कल्याण मोदी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने एमएसपी दर वृद्धि के आंकड़े पेश किए और राज्य सरकारों पर खरीद में ढिलाई का आरोप लगाया। सरकार दलहन की सीधी खरीद करेगी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का पालन करने का दावा किया। मोतिहारी में कृषोन्नति योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री योजना की कार्यशाला हुई। कृषि पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य है। कर्मियों को ई-केवाईसी और फार्मर आईडी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया ताकि किसानों को लाभ मिल सके। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। बिहार में पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक विशेष टीम का गठन करेगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पेपर लीक में शामिल दोषियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैया अपना रही है और ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रुपए के मूल्य में गिरावट पर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, रुपया अपनी राह खुद बना लेगा। उन्होंने रुपये की चर्चाओं को वर्तमान आर्थिक हालातों के अनुसार समझने की सलाह दी। रुपया 4 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले 90.46 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था। वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि हाल के दौरों के अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था की गति मजबूत रहेगी और विकास दर 7% से अधिक रह सकती है। चमोली जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे नीति घाटी, औली और बद्रीनाथ जैसे क्षेत्रों में झरने जम गए हैं। औली में नंदा देवी की स्लोप का नाला जमने से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। रात में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर रहा है, जिससे नाले और तालाबों में पानी जम गया है। रायबरेली में कोहरे के कारण परिवहन निगम की बसें अब नहीं रुकेंगी। सभी बसों में ऑल वेदर बल्ब लगाए जाएंगे ताकि चालकों को कोहरे में देखने में आसानी हो और हादसों का खतरा कम हो। क्षेत्रीय प्रबंधक आर.के. त्रिपाठी ने बताया कि बसों में वाइपर ठीक कराए जाएंगे और चालकों के लिए प्रतीक्षालय में रजाई, गद्दे रखे जाएंगे। बिहार में फसल कटाई के बाद हर साल भारी मात्रा में अनाज बर्बाद होता है, जिससे किसानों और अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। अनाज भंडारण और परिवहन की उचित व्यवस्था न होने, वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी के अभाव और जागरूकता की कमी के कारण यह समस्या बनी हुई है। इसे रोकने के लिए सरकार और किसानों को मिलकर काम करना होगा। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश का नारा जय जवान, जय किसान, जय संविधान होना चाहिए। उन्होंने भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया और किसानों, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर घेरा। सपा का लक्ष्य देश को विकास के पथ पर ले जाना।